मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शमस कासमी। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, फसाद हुआ था और उस दंगा के दौरान 40 से 50 हज़ार अफराद बेघर हो गए थे और मेजॉरिटी उनमें मुसलमानों की थी। 60 लोगों की मौत भी हो गई थी। बीजेपी के कई नेता उस दंगा में फसाद में मुलविस थे, उनके खिलाफ मुकदमा भी चल रहा था। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 अफराद के नाम से मुकदमा को वापस लेने का ऐलान कर दिया है और ये तमाम के तमाम बीजेपी के लीडर हैं और इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता का नाम शामिल है। जैसे बीजेपी हुकूमत में अभी मिनिस्टर हैं कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान, सुरेश राणा और ऐसे कई बड़े नाम हैं और इनकी टोटल तादाद 25 है। ये सब बीजेपी के लीडर हैं, अहम ओहदों पर फाइज हैं। और साल 2013 में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था, जो फसाद हुआ था, जिसमें मुसलमानों को मारा गया, उनके घरों को लूटा गया, मुस्लिम औरतों की इज्जत लूटी गई, बेशुमार लोगों को कत्ल किया गया, ये तमाम लोगों का उस दंगा में राइट में नाम था। और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसे 25 लोगों का मुकदमा वापस लेने का ऐलान कर दिया है और अदालत ने भी इस पर मेहर लगा दिया है। आइए आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। कलकत्ता में लगातार मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है। जब सरकार से सवाल किया जाता है कि आप क्यों लाउड स्पीकर को उतार रहे हैं, तो जवाब दिया जाता है कि ये कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों के खिलाफ नहीं हो रही है, बल्कि वॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, उसी तरह मंदिरों से भी उतारा जा रहा है, गिरजाघरों से भी उतारा जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि 1000 मस्जिद से अगर लाउड स्पीकर उतारा जाता है तो उसके मुकाबले में सिर्फ 100 मंदिरों से ही लाउड स्पीकर को उतारा जाता है और मंदिरों की तादाद मस्जिदों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। अभी मामला पहुंचा कलकत्ता हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की सरकार से सवाल पूछा है कि क्यों लगातार मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, या जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, मजहबी मकामात है, वहां से लाउड स्पीकर को उतारने की वजह क्या है। शहरों से अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार लिया जाए तो वॉइस पोल्यूशन की बात भी समझ में आती है, लेकिन जो गाँव का एरिया है, जो देहात का इलाका है, वहाँ वॉइस पोल्यूशन को बहाना बनाना और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाना, ये बात समझ से बालातर है। जब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, एक के बाद दीगरे लगातार ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो, या जिन फैसलों की वजह से ये पता चले कि जो सरकार है मुसलमानों को सबक सिखा रही है, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले रही है और इसको भी उसी का हिस्सा माना जा रहा है। आइए बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। मल्लिका अर्जुन खड़गे, आप इनको जानते हैं, कांग्रेस के कौमी सदर हैं, राज्यसभा एमपी भी हैं और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर भी हैं। आज इन्होंने बाज़ाब्ता राज्यसभा में एक हकीकत का एतराफ़ किया, इंकशाफ किया और जो बातें इन्होंने बताई है बेहद शर्मनाक है। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले वहाँ रामलीला मैदान है, एक प्रोग्राम हुआ था, 1.5-2 लाख से ज़्यादा लोग उस प्रोग्राम में मौजूद थे और जब प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, मेरा भाषण हो गया, तो मेरा भाषण हो जाने के बाद बीजेपी के लीडर्स वहां पर आए और उन लोगों ने हवन करके उसका शुद्धिकरण किया। ये मल्लिका अर्जुन खड़गे ने खुद राज्यसभा में कहा है, आप सुनिए। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond.
No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा था और आज यानी 13 अगस्त को पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन था वो मुकम्मल हो गया है। और जिस दिन पार्लियामेंट का मानसून सेशन मुकम्मल हुआ, अपोजिशन के एमपीज़ ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और जंतर मंतर पर जब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक नारा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, 56 इंच का छोटा बंदर, बाल निरंदर, बाल निरंदर। तो अपोजिशन के एमपीज़ ने बच्चों की तस्वीर के साथ या जो बच्चों का खिलौना होता है उसको लेकर के पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता एहतजाज किया और यही नारा लगाया गया, 56 इंच का छोटा बंदर, बाल निरंदर, बाल निरंदर। आप इस वीडियो को सुनिए। इसके अलावा अपोजिशन की तरफ से लगातार मुतालबा किया गया देश के प्राइम मिनिस्टर और ख़ासतौर पर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह से कि वो पार्लियामेंट में आए और लाठी चार्ज पर जवाब दे कि 20 जुलाई को किसके कहने पर दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज की थी, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। आरटीआई के जरिए एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ 5 नहीं बल्कि 10 स्टूडेंट्स को पैलेट गन लगे थे और पैलेट गन का लगना एक बड़ी बात है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जिन लोगों को पैलेट गन लगा उनमें से एक का मैंने इंटरव्यू भी किया था, मिरर टाइम्स की अंग्रेजी वेबसाइट पर पूरी तफसीली स्टोरी सामने आई है। तो 10 स्टूडेंट्स को पैलेट गन लगा, दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया और अमित शाह से अपोजिशन ने लगातार मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में आए, जवाब दें, लेकिन अमित शाह ने अभी तक जवाब नहीं दिया। पार्लियामेंट का सेशन भी मुकम्मल हो गया और इसलिए अपोजिशन ने इस तरह का एहतजाज किया। आज राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम से भी खिताब किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और वहां प्रोग्राम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कई मुद्दों का तस्करा किया। खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह का वहां पर एक्ट किया, जिस तरह से पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी को राहुल गांधी ने समझाया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। इसको मैं समझा नहीं सकता। आप पीएम मोदी की या बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी को समझना चाहते हैं तो राहुल गांधी की इस क्लिप को देखिए। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने बातचीत की, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि जब तक पीएम मोदी और अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते उस वक्त तक हम उनकी नींद हराम करके रखेंगे, उनको परेशान करके रखेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा है आप सुनिए। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। और आइए आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। और रोज़ाना इस तरह की खबरें सामने आती है लेकिन अभी तक मुस्लिम लड़कियों को शोर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है और उनका अंजाम इसी तरह शर्मनाक होता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर सामने आई है। मोहित कुमार कनौजिया नाम का एक लड़का था। इसने एक मुसलमान लड़की से मोहब्बत की, उससे इसने शादी का वादा किया, उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगा और 6 साल बाद मोहित कुमार कनौजिया ने उस मुसलमान लड़की के साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। अब इस लड़की ने
पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराई, कंप्लेन दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने मोहित कुमार कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो चुप रह जाती है, शर्म के मारे कुछ नहीं बोलती और उनका जो मामला है पर्दे में चला जाता है, कभी कत्ल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने मोहित कुमार कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया है। आइए अब आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर, और इस खबर का ताल्लुक साउथ इंडिया से है। तमिलनाडु में आज बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ और उसकी वजह यह है कि डीलिमिटेशन जो बिल लाया जा रहा है वो साउथ के लोगों को पसंद नहीं है। डीलिमिटेशन बिल का मतलब है कि पार्लियामेंट में मौजूदा एमपीज़ की जो स्ट्रेंथ है 543 उसको बढ़ाकर 850 करना है और साउथ के लोगों ने पहले भी विरोध किया है। एक मरतबा फिर आज तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ था मुद्दा दोबारा बढ़ने लगा है और अब देश के साधु संतों ने, मजहबी लोगों ने भी राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया है। जंतर मंतर पर बहुत सारे साधु संत इकट्ठा हो गए हैं और वो सब चंदा चोरी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पीएम मोदी पर कई तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को लेकर देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, उनको एक विज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया, उनको रोक दिया गया। क्या कुछ इन साधु संतों का कहना है, आप सुनिए। लोग अभी प्रधानमंत्री कार्यालय गए, लेकिन राम का कोई सम्मान नहीं है। वहां 1 घंटा बैठने के बाद किसी ने हमारा ज्ञापन नहीं लिया। एक अधिकारी आए, बोले मैं 22,000 करोड़ रुपया का मालिक हूँ। हम क्या करें, आपका रुपया लेने आए हैं? हम कोनो भिखारी आदमी है कि हम रुपया लेने के आए हैं? कोई ज्ञापन लेने से सबने मना कर दिया। हमारे पास कहाँ है वो चिल्लाइए, हमारे पास जो है मोहर भी मारा गया, फिर इसको व्हाइटनेस कर दिया गया कि हम प्रधानमंत्री आवास के अंदर का को खबर दिखा रहे हैं। कि ऐसी बेइज्जती जो है राम के नाम पर जो है किया जा रहा है। हम लोग इतना सहयोग किए, 5 लोग कहे कि पीएमओ चलिए, 5 लोग चले गए, उसके बाद व्हाइटनेस करके लौटा दिया गया कि राम के नाम पे समय नहीं है हमको और काम है कि यही काम है। तो ऐसा अपमान राम का हम लोग नहीं सह सकते हैं। 1 घंटा का समय दिए हैं, कोई पीएमओ का आईएएस आईपीएस को आए या कोई सांसद बीजेपी के आए, राज्य मंत्री आए, वो ज्ञापन लें। नहीं तो हम लोग जो है सो अटल समाधि पर चलेंगे और अटल जी को सत्य बताएंगे और एक संत हमारा रोज समाधि लेंगे जब तक इनको राम के नाम पे समय नहीं होगा। बात चल रही है, हम चलेंगे, हम लोग अब कहीं नहीं जाएंगे। और अब बात करते हैं ककरोच जनता पार्टी के बारे में। ककरोच जनता पार्टी ने जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया तो पूरा देश इस प्रोटेस्ट को देख रहा था और सरकार को झुकना पड़ा था। एक नई तारीख रकम हुई। अब ककरोच जनता पार्टी ने दोबारा अपनी एक नेशनल मीटिंग बुलाई। जितने लोग शुरू से ककरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में थे उन सबको सीजेपी के जिम्मेदारों ने बुलाया और कहा कि अब हम जंतर मंतर सीजन 2 शुरू करने जा रहे हैं। कल अपनी मीटिंग में सीजेपी के जिम्मेदारों ने ऐलान किया और कहा कि हम पूरे देश का दौरा करेंगे और स्कूलों का जायज़ा लेंगे कि कहाँ के स्कूल की सूरत हाल क्या है, स्कूलों में सही तालीम हो रही है या नहीं हो रही है, टीचर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके और उनके स्पोक पर्सन आशुतोष रांका, सौरभ दास, इन लोगों का कहना है कि अगले 2 महीना के दौरान हम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, उनका जायज़ा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हम नहीं जाएंगे बल्कि जितने लोग मीटिंग में मौजूद हैं, ककरोच जनता पार्टी से जितने लोगों का ताल्लुक़ है, उन सब को जाना चाहिए। सीजेपी के बिहाफ पर स्कूलों का जायज़ा लेना चाहिए कि वहाँ की तालीमी सूरत हाल क्या है। अगर वहाँ टीचर्स नहीं आ रहे होंगे, क्लासरूम की सूरत हाल अच्छी नहीं होगी, स्टूडेंट्स को फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सच्चाई यह है कि सरकारी स्कूलों की जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, पूरे देश में ख़राब है। और आइए आपको बताता हूँ एक और अहम तरीन खबर। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ऐलान किया है कि गाय का पेशाब खरीदा जाएगा 10 रुपये फी लीटर। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गौमूत्र को 10 रुपये फी लीटर खरीदने का ऐलान किया है। इसका क्या किया जाएगा, तफसील सामने नहीं आई है और किसी भी तरह का तबसरा इस खबर पर मैं नहीं करना चाहता। अगर आपको कोई तबसरा करना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और आपको बताते हैं आखिर में एक और अहम तरीन खबर यह है कि अंकित शर्मा कत्ल मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 मुसलमानों के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। दरअसल पिछले दिनों अंकित शर्मा कत्ल केस का लोकल अदालत ने फैसला सुनाया। ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड करार दिया गया और उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसी फैसले में लोकल अदालत ने
6 मुसलमानों को बरी कर दिया जिनका नाम जुड़ा हुआ था कत्ल के उस केस से। अब दिल्ली पुलिस ने अदालत से रुजू किया और कहा कि जिन 6 लोगों को आपने बेकसूर बताया है, बरी कर दिया है अंकित शर्मा कत्ल केस से, वो कसूरवार हैं, उनका हाथ है और दोबारा उनको इस मुकदमे में शामिल किया जाए, उनको भी सज़ा सुनाई जाए। तो ये अपील की है दिल्ली पुलिस ने। इसके अलावा जानते हैं कि इंटरनेशनल खबरें क्या है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अभी तक कोई सुलह समझौता नहीं हो सका है। उधर गज़ा पट्टी से खबर सामने आ रही है कि जहां बच्चों का कत्ल लगातार बढ़ता जा रहा है और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में गज़ा पट्टी में 120 से ज़्यादा मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है। बड़ों का कत्ल तो लगातार वहाँ हो ही रहा है। उसके अलावा ईरान की तरफ से एक सफाई सामने आई और कहा गया कि अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान जो टैक्स वसूल कर रहा है, तो ईरान का जंग में जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना ईरान अदा करना चाह रहा है। इसी तरह इसराइल में जो अमरीकी सफ़ीर मौजूद है उसने यहूदी सेटलर्स को, इजरायली सेटलर्स को दहशतगर्द करार दिया है। और एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब तक यहूदी सेटलर्स को अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन आज अमरीकी सफ़ीर ने ही यहूदी सेटलर्स को दहशतगर्द करार दे दिया क्योंकि ये लोग फ़लस्तीनी इलाकों में जाते हैं, उनके घरों को लूट लेते हैं, उन घरों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, वहाँ रहने लगते हैं और इसराइल की सरकार का इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन आज अमरीकी सफ़ीर ने भी इनको दहशतगर्द करार दे दिया है। और आखिर में बताते हैं आपको सबसे अहम खबर यह है कि जब पिछले महीना नेटो समिट में शरीक होने आए थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो उस जहाज़ से आए थे जो जहाज़ कतर ने अमरीकी सदर को गिफ्ट किया कि अमरीकी सदर के जहाज़ों का जो काफ़िला है उसके लिए अब इस जहाज़ का इस्तेमाल अमरीकी सदर को करना चाहिए। अमरीकी सदर ने उस जहाज़ को अपने काफ़िले में शामिल कर लिया और नए जहाज़ से अमरीकी सदर तुर्की की राजधानी अनकरा पहुंचते हैं, नेटो समिट में वो शरीक होते हैं। उसके बाद अमरीकी खुफिया एजेंसी को, सीक्रेट सर्विस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ईरान को पता है कि अमरीकी सदर नए जहाज़ से आए हैं, इसलिए अमरीकी सदर को ईरान मिसाइल से निशाना बना सकता है या उनके जहाज़ पर हमला कर सकता है। इसलिए रिपोर्ट सामने आई कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की से वापस रवाना होंगे अमरीका के लिए, तो वो उस जहाज़ से नहीं जाएंगे जिससे आए हैं, बल्कि जो पुराना जहाज़ अमरीकी सदर के लिए इस्तेमाल हो रहा था उसी जहाज़ का वो इस्तेमाल करेंगे। और अंकारा के एयरपोर्ट पर पुराना जहाज़ भी आकर खड़ा हो जाता है। तस्वीर में देखा जा रहा है कि एक तरफ नया जहाज़ है, दूसरी तरफ पुराना जहाज़ है और दोनों जहाज़ को कस्टमाइज़ करके तकरीबन एक ही तरह कर दिया गया था, पहचानना मुश्किल है। बहरहाल ये दोनों जहाज़ खड़े थे, रिपोर्ट यही थी, सभी को अंदाज़ा यही था कि जो पुराना जहाज़ है अमरीकी सदर का उसी से उनकी अंकारा से वापसी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुराने जहाज़ में भी नहीं आए और इंग्लैंड तक किसी और जहाज़ से वो जाते हैं। जो जर्नलिस्ट उस जहाज़ में बैठे हुए थे, अमरीकी सदर की सिक्योरिटी के जो लोग थे, उनके जो सिक्योरिटी एहलकार थे, उन सबको यही पता था अमरीकी सदर इस जहाज़ में मौजूद हैं, हम उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया कि उस दिन अमरीकी सदर को एक आर्मी के जहाज़ से इंग्लैंड पहुंचाया गया और फिर वहां से वो उस जहाज़ में बैठे जिस जहाज़ से उनको अमेरिका जाना था, जो पुराना जहाज़ है, और उनको एक कार्गो ट्रक में, यानी जिससे सामान ट्रांसफ़र किया जाता है, उस ट्रक में बैठाया गया अमरीकी सदर को। उस ट्रक के ज़रिए आर्मी के एक जहाज़ में वो बैठते हैं और फिर वहाँ से वो ब्रिटेन जाते हैं, फिर पुराने जहाज़ में वापस लौटते हैं, बैठते हैं। तो अमरीकी सदर को ये डर और खौफ सता रहा था। सीक्रेट सर्विस ने अमरीकी सदर को चुपके से निकाला, किसी को पता भी नहीं चला। अब वीडियो भी सामने आई है, एक ट्रक को देखा जा रहा है और पता चला कि उसी ट्रक के ज़रिए इधर से उधर गए थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अब अमरीकी सदर ने भी बाज़ाब्ता इस खबर को कन्फर्म कर दिया है। ये खबर 2 दिन पुरानी थी, लेकिन अमरीकी सदर ने भी इस खबर को कन्फर्म कर दिया है कि हाँ, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ और सीक्रेट सर्विस के कहने पर उन्होंने ऐसा किया, किसी को नहीं पता था। रिपोर्ट ये भी है कि सीक्रेट सर्विस के एहलकारों में और अमरीकी सदर की सिक्योरिटी की जो टीम होती है उनमें आपस में लड़ाई हुई, हंगामा हुआ। सीक्रेट सर्विस का कहना था कि इनको हम दूसरे फाइटर प्लेन से लेकर जाएंगे, जहाज से लेकर जाएंगे, और अमरीका और सदर की सिक्योरिटी की टीम ये कह रही थी कि इससे
सदर की सिक्योरिटी पर सवाल उठ जाएगा, अमेरिका की बदनामी होगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप ने कहा कि सीक्रेट सर्विस को बात मानना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था और इसीलिए सीक्रेट सर्विस के एहलकारों की बात को मैंने सुना और किसी को बताए बगैर ही मैं अपने जहाज़ से एक ट्रक में बैठकर आर्मी के जहाज़ में चला गया। खबर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।